जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस NV रमन्ना हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए। उन्होंने कई विषयों पर जनहित याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा, आपकी 18 याचिकाएं लंबित है। इस रफ्तार से तो आप ML शर्मा के लिए हमें विशेष बेंच बनानी पड़ेगी। गौरतलब है कि वकील मनोहर लाल शर्मा भी लगातार PIL दाखिल करते रहते हैं। कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हो रही थी कि सांसदों विधायकों के मुकदमे के तेज निपटारे के लिए राज्यों में बने विशेष कोर्ट में किस स्तर के जज बैठे। विशेष MP MLA कोर्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है। इस मामले में अश्विनी उपाध्याय भी याचिका करता है। उनकी यह मांग भी लंबित है कि सजा याफ्ता लोगों को अस्थायी रूप से चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। जी हां, कोर्ट ने इस नतीजे पर फटकार सुनाते हुए अश्विनी उपाध्याय को लगातार बातें कही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लेखक के रूप में डेब्यू करने जा रही है। अभी स्मृति अपनी किताब लाल सलाम का प्रमोशन कर रही। इसी क्रम में वह किताब का प्रमोशन करने द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि वह बिना शूट किए वापस लौट गई। यहां स्मृति ईरानी की ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हुई गलतफहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि केंद्रीय मंत्री को बिना शूटिंग किए ही वापस लौटना पड़ा। स्मृति ईरानी और कपिल शर्मा इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे, जबकि दैनिक भास्कर के मुताबिक स्मृति ईरानी के सामने अन्य सभी लोगों को सेट पर एंट्री दी जा रही थी, लेकिन सब चीजों के बारे में बताने के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि जब स्मृति ईरानी और इनकी टीम गार्ड से बात कर रही थी तो जोमेटो के डिलीवरी बॉय को सेट पर एंट्री दे दी गई थी और उससे कोई पूछताछ भी नहीं की गई थी। इसके बाद स्मृति ईरानी वापस लौट गई और एपिसोड की शूटिंग भी कैंसिल हो गई। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ की सगड़ी सीट से बहुजन समाज पार्टी की विधायक वंदना सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। जी हां, आपको बता दें कि इन दोनों विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, दो लोकप्रिय विधायिकाएं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। एक अखिलेश यादव और एक डिम्पल को टक्कर देने के लिए और एक सोनिया प्रियंका को टक्कर देने के लिए। दोनों दलित और शोषित लोगों के बीच में काम करती है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता लेने वाली वंदना सिंह आजमगढ़ की सगड़ी सीट से बसपा के टिकट पर जीती थी। उन्होंने सपा के जयराम सिंह पटेल को हराया था। वहीं बीजेपी कार्यकाल में आयोजित समारोह में स्वतंत्र देव सिंह इन विधायकों को चुनाव में टिकट देने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पर इन मुद्दों पर बात की है। हमने BSF के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर भी बात की और इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की। बंगाल के BSF अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर BSF को अधिक शक्ति मिलती है तो यह कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ देती है और किसी को पता होना चाहिए कि कानून राज्य का विषय है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में हुई प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र से 96,605 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। बनर्जी ने कहा कि मैंने त्रिपुरा हिंसा पर PM मोदी से भी बात की है। यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हम अखिलेश समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अगले साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठजोड़ की अटकलें तेज हो गई है। फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता ने मध्य मुंबई के दादर में राज ठाकरे उनकी पत्नी शर्मिला के नए आवास शिविर तीर्थ में मुलाकात की। इन चारों को मन से अध्यक्ष के घर की बालकनी में बातें करते देखा गया, जहां भाजपा पदाधिकारी ने इस क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण पारिवारिक बैठक बताया। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण मुंबई निकाय चुनाव को देखते हुए महत्व रखता है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले BMC चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई थी, जबकि NCP और MNC को क्रमशः 9 और 7 सीटें मिली थी। बाद में मनसे के साथ में 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को भाजपा पर बढ़त मिल गई।
उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती 23 नवंबर को चुनावों को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। बसपा इससे पहले यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन भी किए हैं, लेकिन फिर भी यूपी की इस चुनावी लड़ाई में बसपा का कोई खास प्रभाव दिख नहीं रहा है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर दरअसल आगामी चुनाव से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती की पार्टी के पुराने सदस्य लगातार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तो बसपा में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्री नेता के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। गौरतलब है कि यूपी में बसपा का मूल वोट बैंक एससी जाति को ही माना जाता है। यूपी में लगभग 21% दलित मतदाता, जिनमें लगभग 12 से 13 बीएसपी का मूल वोट माना जाता है, और 6 विधायक भी सपा में शामिल हो गए, जिसमें ओबीसी और मुस्लिम विधायक भी शामिल हुए। ऐसे में मायावती के सामने इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेता सपा में बच जा रहे हैं उन्हें बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद भी यूपी विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। छोटे दलों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में सरकार बनते ही किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अखिलेश ने लिखा है कि किसान का जीवन अनमोल होता है, क्योंकि वो अन्न के जीवन के लिए अन्न उगाते हैं। वही हम वचन कहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25-25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। किसानों को लेकर अखिलेश लगातार बीजेपी हमले कर रहे हैं, और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानून से गरीब किसानों को ठगना चाहा है, कील लगाई है, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले लिए। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। राजस्थान सरकार के नए मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक विवादित बयान सामने आया है। गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा है कि सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी होनी चाहिए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस विवादित बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल मंत्री बनने के बाद कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में एक सभा को संबोधित करते रहे थे। तभी कुछ ग्रामीणों ने उनको अपनी शिकायतें देते सड़कों की मरम्मत करने की मांग की, जिसके बाद मंत्री बैठक में मौजूद लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से देखते हुए कहते हैं, मजाक में कहते हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैटरीना कैफ के गालों की तरह सड़कें बनना चाहिए। मंत्री का यह कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। किरपाल परमार के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा। अब सोलन बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे सिरमौर जिला के प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन गुप्ता ने पद से त्याग पत्र दे दिया है। पवन गुप्ता ने 6 माह से पार्टी में लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अपने फेसबुक अकाउंट पर पवन गुप्ता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि इस्तीफे की जानकारी दी है। पवन गुप्ता ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके अलावा इस्तीफे के कारण को लेकर अलग से पत्र भी लिखा है। बता दें कि पवन गुप्ता सोलन भाजपा जिला अध्यक्ष, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष और बघाट बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पवन गुप्ता ने पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत में अपना दर्द बयां किया। क्या कहना है उनका नीचे क्लिक पर देख सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले मंगलवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरपाल परमार ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सारा घटनाक्रम भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक से ठीक पहले, वो बैठक से पहले पार्टी को 2 झटके लगे हैं। जी हां, कांग्रेस की एक और धाकड़ जीत हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के सबसे चहेते युवा नेता और उनके परिवार के सदस्य की तरह दिन रात जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करने वाले दानिश रफीक ने एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दानिश रफीक ने अपने साथी बलविंदर छाबड़ा के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष घर वापसी की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले दानिश के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब सरगुजा में जोगी की पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। जी हां, आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। जी हां, इसी तरह की पल पल खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।